जय माता दी एवरीवन, नितिन ओम सारस्वत दिस साइड और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर। हमारी जो पिछली वीडियो थी वो थी राहु का प्रभाव और राहु का परिचय। तो बजाय हम राहु के स्थान के प्रभाव को कंसीडर ना करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि राहु के उपाय या केतु के उपाय डायरेक्ट नहीं करने चाहिए। इस विषय पे आज अपनी वीडियो होगी। कुछ लोग हैं, कुछ पंडित जी हैं, यहाँ तक कि गूगल बाबा भी हैं जो कि राहु के उपाय डायरेक्ट बता देते हैं आपको। जैसे कि आपको राहु के मंत्र का जाप करना है ना। राहु के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी मंदिर में जाके राहु का दान करना है, सतनाजा दान करना है। राहु केतु ऑलमोस्ट पैरेलल ही चलते हैं और उनके उपाय भी ऑलमोस्ट सभी बताते हैं। लेकिन मैं आपको सख्त हिदायत दूंगा एज पर माई एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स कि राहु और केतु के उपाय कभी भी डायरेक्ट नहीं करने चाहिए। उसका रीज़न भी है एक, क्योंकि ये दोनों ही आकस्मिक घटनाओं के कारक ग्रह हैं। अगर आपके साथ कुछ भी अचानक हुआ है ना, सपोज़ अगर आप साइंस के बारे में भी सुनते हैं कि एक नेब्यूला फट गया है या फिर नेब्यूला से जो है बहुत सारे तारे पैदा हो गए और ब्लैक होल जो है बन गया एक सितारे के फटने से, तो ये अचानक जो है बनते हैं। और इनके कारक ग्रह कौन है? राहु और केतु, एज पर ज्योतिष, एज पर समशास्त्र। ठीक है, तो हमें इनके उपाय कभी भी डायरेक्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनका अपना प्रभाव नहीं होता है। ये जिस ग्रह के साथ में बैठे, जिस राशि में बैठे, उसके हिसाब से ही अपना प्रभाव देते हैं। एक लाइव एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँगा। मान लीजिए आपके घर में एक ही जो है अर्निंग सोर्स है जो आपका बेटा कर रहा है। ठीक है, ये आपके पिताजी कर रहे हैं। अगर वही अर्निंग सोर्स वाले को हम घर के बाहर ना भेज के घर में ही बिठा दें, तो क्या वो पैसा लेके आ पाएंगे क्या? सपोज़ अगर मेरे पापा जो हैं आज एक जॉब पे हैं, ठीक है, रोज़ का ऑफिस जाते हैं और समथिंग वो महीने की महीने सैलरी लेके आते हैं, तो अगर उन्हें हम घर पे ही बिठा दें शांत करके, तो क्या सैलरी आ पाएगी? क्या नहीं आ पाएगी, राइट? इसी तरह से ही राहु केतु होते हैं। कुछ एक घर ऐसे हैं या कुछ एक दशा महादशा ऐसी है, स्पेशली राहु और केतु की अंतर्दशा भी कहना चाहूँगा। अगर हमने उन्हें ही शांत कर दिया तो क्या वो अपना आकस्मिक प्रभाव से आपको कहीं ना कहीं संतुष्ट कर पाएंगे क्या? ठीक है, आपने उनकी जो है शांत करके उनको बिठा दिया कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन गलत नहीं होगा तो सही भी नहीं होगा। जो आपको वो एक फल, एक प्रभाव दे सकते थे अपनी महादशा दशा में, वो भी आपको नहीं मिलेगा अगर आपने उनको शांत करके बिठा दिया तो। स्पेशली अगर एक एग्जांपल दूं आपको, 11th हाउस में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी ग्रह बुरा नहीं माना जाता, लेकिन अगर आपके वहाँ पे राहु या केतु हैं जो कि आपको सडन गेन्स यानी कि अचानक लाभ जो है आपको दे सकते थे, जुए सट्टे के कारक भी वहाँ पे ये माने जाते हैं, तो आपने इनको ही शांत कर दिया, तो वो आपके लिए इनकम कहाँ से लेके आएंगे? आपने 10th हाउस में राहु या केतु को शांत कर दिया तो आपका कर्म ही प्रभावित हो जाएगा उससे। अब कुछ एक लोग ये भी क्वेश्चन कहेंगे कि देखिए 11th हाउस में राहु को शांत करेंगे तो ही पॉजिटिव होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ हद तक ऐसा नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज वो उनका तर्क क्या रहता है कि जैसे 6th and 8th हाउस है, यहाँ पे राहु और केतु दोनों ही अच्छे माने जाते हैं, समहाउ अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, 8th हाउस में तो ये एक डीप रिसर्चर भी बनाते हैं। ज़्यादातर साइंटिस्ट की कुंडली में, एस्ट्रोलॉजर जितने बड़े बड़े हैं उनकी कुंडली में 8th हाउस में आपको राहु या केतु दिख जाएंगे। 6th हाउस में राहु केतु हो तो समहाउ आपके दुश्मन जो है कंट्रोल में रहते हैं, राइट?
आपने वहाँ पे उनकी शांति आके करवा दी, तो ना तो आप डीप रिसर्च कर पाएंगे। क्यों? आपने साइड इफ़ेक्ट के साथ साथ इफ़ेक्ट भी उनके काट दिए, राइट। तो कुंडली विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, और स्पेशली प्रश्न कुंडली भी। वाई? बिकॉज देखिए, जैसे पूरे फैमिली की कुंडली ना दिखा के कई बार कोई समर्थ भी नहीं होता है ना। किसी पंडित जी को, अगर आपके परिवार में 4 या 5 लोग हैं, उन सब की कुंडली दिखाने में कोई समर्थ भी नहीं होता, क्योंकि हर एक कुंडली की अलग एक फीस रहती है, राइट। पर कुंडली के हिसाब से ही फीस रहती है। तो द थिंग इज, पूरे फैमिली की अलग अलग कुंडली बनवाने की बजाय एक प्रश्न कुंडली में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। प्रश्न कुंडली उनकी बनवाई जा सकती है, और उसमें पंडित जी भी आपसे एक कुंडली का ही चार्ज लेंगे, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं इस फील्ड को जानता हूँ। तो द थिंग इज, हमारे यहाँ पे 2 टॉपिक आज जो है कवर अप हुए हैं। क्या हुए हैं? एक तो बिना जाने पहचाने या फिर बिना किसी एक योग्य पंडित जी के आप जो है कभी भी राहु और केतु के डायरेक्ट उपाय कभी मत करें। कोई आपको कहता है राहु के मंत्र जाप कर लो, नहीं करना, जब तक आप अपना कुंडली विश्लेषण किसी योग्य पंडित जी से ना करवाएं। केतु के उपाय कर ले, केतु का मंत्र जाप कर लें, हाथ जोड़ दीजिएगा, जी कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप लिख के दे दीजिए। देखिए, पंडित का एक तरह से बहसबाजी भी अच्छी नहीं होती, तो आप उनसे लेके आ जाइए उपाय, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है, करिए मत, नहीं तो लेने के देने कब पड़ जाए नहीं पता चल सकता। और डरा नहीं रहा हूँ, जैसा कि हर एक वीडियो में बोलता हूँ, समझा रहा हूँ। समझाना अलग है, डराना अलग है, ठीक है। समझाना तो ये भी होता है कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू मत लीजिए, सेवन मत कीजिए, है ना, नहीं तो कैंसर होने के चांसेस हैं। अब आप इसे डराना कहेंगे या समझाना कहेंगे, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। वैसे ही मैंने आपको सिर्फ एक समझाया है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें राहु और केतु स्पेशली महादशा में प्रश्न कुंडली का बहुत ज़्यादा महत्व बन जाता है, क्योंकि एक तो आपको गोचर पता चल जाता है उसमें। सपोज केतु एक फायरी ग्रह है, मंगल का गोचर हो जाए, सूर्य का गोचर हो जाए, तो उस केतु महादशा का इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अब उस टाइम पे आप उसको केतु को शांत करेंगे या फिर केतु की फायरी एनर्जी से अपने लिए कुछ उसमें आप कोयला डालेंगे तो क्या बनेगा? लकड़ी डालेंगे तो कोयला बनेगा। कोयले को अगर प्रिजर्व कर दिया जाए तो हीरा बन जाता है, राइट। कि दोनों कार्बन है, ऐसे ही हीरे बनते हैं, ऐसे ही डायमंड बनते हैं, ज़मीन में से निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। जीवाश्म, कोयला, इन सब से ही डायमंड बनते हैं। तो ज़रूरत है उसको प्रिजर्व करने की, ज़रूरत है उसको तपाने की, तब जाके आपके कोयले जैसा जीवन जो है एक तरह से डायमंड बन सकता है ना। अगर एक रॉ सोना भी आप किसी सुनार को देते हैं तो वो उसको तपाता है पहले, है ना, तभी जाके उसका एक आभूषण बनता है, राइट। तो आप भी उसी प्रकार से एक तरह से आभूषण बनिए, ना कि किसी भी गूगल बाबा के कहने पे या फिर एक व्हाट्सएप या आजकल जो कहते हैं ना व्हाट्सएप या फेसबुक या ज्ञान लिए हुए पंडित जी से आप दिखवा दीजिए, तो वो तो आपको यही बताएंगे, हाँ ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह राहवे नमः कर लीजिए, ओम श्राम श्रीम श्राम सह केतवे नमः कर लीजिए, सतना दान कर दीजिए, आपकी ये जो है दशा चल रही है, महादशा चल रही है, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। अरे भाई, बेनिफिशियल रहेगा, 100 की 100 रहेगा, लेकिन आपने उसको शांत कर दिया है। ऐसे ही कालसर्प वाले भी हैं, राइट। कालसर्प योग वैसे तो मैं नहीं मानता हूँ, ना ही मेरी केपी पद्धति मानती है, जिस पद्धति को मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि कालसर्प नाम का कोई योग या दोष नहीं है। सर्प दोष अवश्य होता है राहु केतु की वजह से, ठीक है। अगर उसी दोष को या योग को शांत कर दिया, वैसे तो मैं उसको दोष नहीं मानता, मैं उसको मानता हूँ योग, ठीक है। योग का मतलब समथिंग पॉजिटिव। अगर आपने उसको ही शांत कर दिया तो वो योग बनना कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया ना, राइट। तो उसी बेस पे ही आपको ये उपाय करने चाहिए, स्पेशली राहु और केतु की महादशा में।
अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हमेशा राहु और केतु के बारे में ही क्यों बोलते हो, और कोई ग्रह नहीं है क्या? देखिए, हर एक फील्ड में एक बंदे की महारत होती है। अब जैसे मैं जब भगवान की कृपा से 10 साल का था, कृपा हुई, तो मैंने तब से जो है 10 या 11 साल की आयु से, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो एस्ट्रोलॉजर्स का ही है, तब से मैं राहु और केतु के बारे में ही डीप रिसर्च करने में लगा हूँ। उनके चक्कर में मैंने ज्योतिष कर ली, अलंकार कर लिया, नक्षत्र कर लिया, ऋषि की डिग्री कर ली, अब महर्षि की डिग्री करने जा रहा हूँ ज्योतिष में, ठीक है। लेकिन मेरे फेवरेट ग्रह है जिन पे मैं डीप रिसर्च करना चाहता हूँ, बिकॉज ये जो है दोनों ही बड़े रिसर्च करने लायक ग्रह हैं एक्चुअल में। बाकी सबका तो प्रभाव देखिए, मंगल पहले में हो, चौथे में हो, 7वें में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, और यहाँ तक कि दूसरे में भी हो, तब भी बंदा मांगलिक बना जाता है, इफेक्ट सेम रहते हैं, राइट। बट राहु केतु के इफेक्ट ऐसे नहीं आते, क्योंकि ये तो जिस भाव, जिस राशि के अनुसार ग्रह के साथ में, दूसरे ग्रह के साथ में बैठे हैं, उसी के अनुसार ही कार्य करेंगे, विच इज़ द मोस्ट ट्रिकी थिंग टू हैंडल एज वेल एज टू थिंक एंड प्रेडिक्ट एज वेल। देखिए, राहु और केतु की कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अचानक के कारक है, जैसा मैंने पहले बताया, राइट। इनकी कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं हम। जैसे किसी का ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर देयर कि 99% उनकी विषुवंतरी महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में राहु और केतु हों, क्योंकि जब राहु और केतु होते हैं तभी बंदा जो है ज़्यादातर किसी ज्योतिष के पास, किसी डॉक्टर के पास, किसी वकील के पास जाता है। पहली चीज़, बाई चांस अगर वो हॉस्पिटल चला जाए तो उसकी बीमारी का पता लगाना ही एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है, एक तरह से, ठीक है। बीमारी कुछ और है, स्पेशली केतु हो तो बीमारी कुछ और है, इलाज किसी और चीज़ का करवा रहे हैं, ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इट डज हैपन। बस ज़रूरत है आपको एक बेटर गाइडेंस देने वाले की, ज़रूरत है आपको खुद को एक तरह से अवेयर करने की कि हमें इनके डायरेक्ट उपाय कोई नहीं करने हैं, राइट। तो आज का मेरा कुछ लोगों के लिए बेतुका ज्ञान, जैसा कि मुझे कमेंट्स आते हैं आप बड़ा बेतुका ज्ञान देते हैं, क्योंकि सॉरी सर, मैं और पहुँचे हुए पंडितों की तरह जो है आपको वो ज्ञान नहीं दे सकता जो फेसबुक से या फिर किसी व्हाट्सएप से आपको प्राप्त होने लगे या गूगल से प्राप्त होने लगे। मैं तो देखिए एक्सपेरिमेंट करता हूँ, देन एक्सपीरियंस करता हूँ, उसके बाद कुछ एक बात बोलने के लायक हो पाता हूँ, ताकि किसी तक एक गलत मैसेज ना जाए या कि मैं आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड करने के लिए आया हूँ। सॉरी, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ व्यक्ति, ठीक है। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे समय चाहूँगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इफ़ यू विश टू, अगर आपको ये जानकारी कहीं पे भी ठीक लगी हो तो, ठीक है। जय माता दी।